तो चलिए, अभी तक हमने जो स्पेशल इनकम की बात, स्पेशल इनकम के अंदर हमने डिस्कस किया कैजुअल इनकम के केस में आप किस तरह टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम जो है आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और स्पेशल इनकम की। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इनकम होती है उसको हम 5 हेड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो कैजुअल इनकम थी और जो डिविडेंड इनकम थी वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। हालांकि उस पर कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स दिए गए हैं, लेकिन वो फिर भी जो है इनकम फ्रॉम अदर हेड सोर्सेज के अंदर ही आपकी जो है, अदर सोर्सेज हेड के अंदर ही आपकी टैक्सेबल होगी। उसके बाद कुछ स्पेशल इनकम आती है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन के तहत जो आपकी इनकम होती है वो स्पेशल इनकम मानी जाती है। तो जो भी आपकी इनकम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन अराइज होगी वो आपकी स्पेशल इनकम होगी। कुछ इनकम ऐसी होंगी जिन पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया गया है, कुछ इनकम ऐसी होंगी जिन पर आपको स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो आज हम जो स्पेशल इनकम डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए हमें जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन हेड को कुछ हद तक समझना होगा। हालांकि इसके लिए हमारे अलग से सेशंस रहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में आप कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ नॉलेज जो है यहाँ पर लेनी होगी। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही हम उन स्पेशल इनकम को समझ पाएंगे और उन पर जो स्पेशल टैक्स रेट्स है अप्लाई कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं वो स्पेशल इनकम कौन सी है, तो स्पेशल इनकम यहां पर बताई गई इनकम अंडर सेक्शन 111 ने, इनकम अंडर सेक्शन 112 और इनकम अंडर सेक्शन 112A। तो स्टार्ट करने से पहले, इन सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जो है कैपिटल गेन हेड को समझने की कोशिश करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मींस एनी पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, एक इंडिविजुअल के पास जो है मोटर कार हो सकती है, तो कार उसके लिए है एसेट, प्रॉपर्टी। उसके पास ज्वेलरी हो सकती है, ज्वेलरी उसके लिए है एसेट। उसके पास बाइक हो सकती है, बाइक उसके लिए है एसेट। उसके पास कोई लैंड हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, उसके लिए है एसेट। कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो है उसके लिए एसेट। उसके अलावा कोई पेंटिंग हो सकती है जो वैल्यूएबल पेंटिंग है, वो भी उसके लिए क्या है, एसेट। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की एसेट जो कोई व्यक्ति ओन करता है, तो उन एसेट्स को हम क्या करते हैं, बेसिकली इनकम टैक्स के तहत कैटेगराइज कर देते हैं, बाइफिकेट कर देते हैं। कुछ एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं, कुछ एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं, और कुछ एसेट्स को हम अदर देन कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो अदर देन कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। कैपिटल एसेट कौन कौन सी है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। यहां पर आपको सिर्फ याद रखना है, अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूं तो लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर्स आप ओन करते हैं तो वो शेयर्स भी क्या है, कैपिटल एसेट है। उसके अलावा ज्वेलरी या फिर गोल्ड, उसके अलावा पेंटिंग, तो ये सब आपकी क्या है, कैपिटल एसेट है। यहाँ पर ये सिर्फ एग्जांपल्स है, कंप्लीट लिस्ट हम जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा अदर देन कैपिटल एसेट जिनको पर्सनल
मूवेबल इफेक्ट्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार, अगर आप एक कार जो आप पर्सनल यूज करते हैं, यहाँ पर जो बिजनेस के अंदर कार यूज की जाती है उसको नहीं रखा जाएगा। वो कार, वो बाइक, वो मशीनरी जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं वो अदर देन कैपिटल एसेट्स में कवर होगी। उसके अलावा मान लीजिए फ्रिज, उसके अलावा और बहुत सारी वॉच। तो कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम जो कैपिटल एसेट्स के अलावा जिनको आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं वो आपकी क्या मानी जाएगी, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स मानी जाएगी। तो अब एक बात आई, अगर आप कैपिटल एसेट्स को सेल करेंगे तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर कोई प्रॉफिट या फिर कोई लॉस होगा, वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। जी हाँ, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस अगर होता है फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट, तो उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, आई थिंक आप सबको इसके बारे में मालूम है कि अगर दो चीजें आपको पता है तो आप इजीली प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सेल कंसीडरेशन, दैट मीन्स आपने उस एसेट को, उस कैपिटल एसेट को कितने रुपए में सेल किया। तो कैपिटल एसेट को जब आप सेल करते हैं, कैपिटल एसेट को जब आप सेल करते हैं तो सेल प्राइस आपको पता होगा, उसमें से आप माइनस करेंगे, लेस करेंगे परचेज प्राइस, कि उस कैपिटल एसेट को आपने कितने रुपए में खरीदा था। तो टेक्निकली सेल प्राइस को नाम दिया गया सेल कंसीडरेशन और परचेज प्राइस को नाम दिया गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, की आपने उसको जो एक्वायर किया है उसको कितने रुपए में एक्वायर किया है, कितने रुपए में उसको परचेज किया है। तो सेल कंसीडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं तो आपका जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन आ जाता है। अब दूसरी बात, अगर आप अदर देन कैपिटल एसेट इनको अगर आप सेल करते हैं तो ऐसे में नो इनकम और नो लॉस। अगर आप कोई पर्सनल कार है उसको सेल करते हैं, पर्सनल रेफ्रिजरेटर है उसको सेल करते हैं, पर्सनल वॉच है उसको आप सेल करते हैं, तो ऐसे में उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इनकम टैक्स के तहत इनकम या लॉस नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आपने पर्सनल यूज के लिए एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, लेकिन आपने उसको 2 महीने बाद 12 लाख रुपए का सेल कर दिया, 12 लाख रुपए की वो गाड़ी आपने बेच दी। तो ऐसे में इस गाड़ी पर जो भी आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ वो आपकी इनकम नहीं माना जाएगा अंडर द इनकम टैक्स। लेकिन जनरली जब आप देखेंगे, जब हम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स हैं या फिर वो अदर देन कैपिटल एसेट्स जो एसेट्स होती है उन पर जनरली जो है आपको कोई इनकम अराइज ही नहीं होती। ऐसे बहुत कम चांस हैं जहां पर आप जो है गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख रुपए की और उसको 2 महीने बाद आप उसको 12 लाख रुपए की बेच पाते हैं। जनरली आपने देखा है गाड़ी है, मोबाइल है, घड़ी है, फ्रिज है, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उनकी कीमत खरीदते ही कम हो जाती है। तो जनरली आप जब इसको सेल करते हैं तो आपको लॉस अराइज होता है, आपको जो है प्रॉफिट नहीं होता है। तो वही जो केसेस है अदर देन कैपिटल एसेट्स में रखे गए हैं, और इन पर अगर बाय चांस मान लीजिए कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी इनकम होती है, तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर वो एक कैपिटल एसेट है और वो आपने सेल की है, उस पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, और अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट। एडजस्टमेंट कैसे होगी वो हम अपने
वन ऑफ द चैप्टर जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेल जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया वो टेक्निकली ट्रांसफर वर्ड यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर बताया गया है कि अगर आप कोई ट्रांसफर करते हैं तो इन दैट सिचुएशन जो प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि देखने में सेल और ट्रांसफर वर्ड दोनों ही जो है सिमिलर से लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फर्क है। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर सेल नहीं है फिर भी ट्रांसफर माना जाएगा। इस वजह से टेक्निकली इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर वर्ड यूज किया गया कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको कोई जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। अब गिफ्ट तो सेल नहीं है क्योंकि गिफ्ट के अंदर कोई भी सेल कंसीडरेशन नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को कोई एसेट अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे में गिफ्ट को भी क्या माना गया है, ट्रांसफर माना गया है। तो इसलिए जब हम कैपिटल गेन हेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ट्रांसफर वर्ड यूज किया गया है। और अगर कोई भी ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट का तो उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। इतना तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई भी ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट का तो कैपिटल गेन अराइज होगा। अब एक और बात यहाँ पर जो समझने वाली है कि जब भी कोई कैपिटल गेन अराइज होगा तो ऐसे में वो जो कैपिटल गेन है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म? तो इसके लिए बेसिकली क्या किया गया है, जो आपकी कैपिटल एसेट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ध्यान रखें कैपिटल एसेट दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करने के लिए बेसिकली आपको चेक करना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि आपने उस कैपिटल एसेट को कितने समय के लिए अपने पास रखा है, कितने समय के लिए उसको होल्ड किया है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। मान लीजिए मैं कोई लैंड परचेज करता हूं और वो लैंड परचेज करने के 5 साल बाद मैं उसको सेल करता हूं, तो मैंने उसको 5 साल तक क्या किया, होल्ड किया। इस 5 साल को कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो बेसिकली जब हम कैपिटल गेन हेड को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि अलग अलग कैपिटल एसेट के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग बताई गई। तो अगर आप उस पीरियड से कम समय के लिए होल्ड करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी, अगर उस पीरियड से ज्यादा समय के लिए होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट के बारे में कहा गया कि अगर आप उसको 3 साल तक होल्ड करेंगे तो 3 साल से ज्यादा समय के बाद आप उसको बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी, और अगर 3 साल के अंदर आप उसको बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी। इसी तरह लिस्टेड शेयर्स के लिए बताया गया कि अगर आप उसको 12 मंथ्स 12 महीने के अंदर बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी, 12 महीने के बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो इसका मतलब कि कैपिटल एसेट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो है वो कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट एसेट, कि उस एसेट को हमने कितने समय के लिए होल्ड किया।
अब वो समय कितना होना चाहिए, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इनकम अंडर द कैपिटल गेन हेड। फिलहाल आपको याद रखना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर किसी भी एसेट को, कौन सी एसेट, कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में रखा जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। चलिए, इतना हमें पता लग गया। उसके बाद अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिकली टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग, एक तो सेक्शन 111A, 111A जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर कोई कैपिटल एसेट ऐसी है जो सेक्शन 111A के तहत आती है तो उसको स्पेशल इनकम का दर्जा दिया गया। इसमें हम देखेंगे बेसिकली आपके जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको रखा गया है। तो अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल करते हैं और वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं तो ऐसे में उन पर जो कैपिटल गेन अराइज होगा उस पर आपको सेक्शन 111A के तहत टैक्स देना होगा। और जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा STCG, उस पर हम टैक्स देंगे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग मींस जो हमने स्लैब देखी थी इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख रुपए से ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर 30%। कंपनीज के केस में 25% और 30%, पार्टनरशिप फर्म के केस में 30%, लोकल अथॉरिटी के केस में 30%। तो ये सभी आपकी स्लैब रेट्स है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना होगा। अदर मींस जो सेक्शन 111A के अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच जाता है उस पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी रखा गया सेक्शन 112A के तहत, और अदर देन अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सेक्शन 112A में हम देखेंगे बात की गई है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की, लेकिन ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कौन से हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जिसको बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, वो रखे गए सेक्शन 112A के तहत। और ऐसे में इन पर जो स्पेशल टैक्स रेट्स लगेंगी जो सेक्शन 112A में दी गई है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया उसको टैक्स लगेगा सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि तीनों सेक्शंस की रेफरेंस किस तरह यूज की जाएंगी। तो पहले आपको देखना है कि कौन सी एसेट है, कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो उस पर जो सेल करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका इनकम टैक्स में कोई टैक्स जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर वो एक कैपिटल एसेट है, उसको बेचने पर कोई गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें देखना होगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो हमें चेक करना होगा क्या वो सेक्शन 111A के तहत टैक्सेबल है, तो उस पर हम सेक्शन 111A अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर उस पर सेक्शन 111A अप्लाई नहीं होता है तो ऐसे में उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। उसी तरह अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हम चेक करेंगे क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के तहत टैक्सेबल है। अगर वो सेक्शन 112A के तहत टैक्सेबल नहीं है तो ऐसे में हम उस पर सेक्शन 112 के तहत टैक्स जो है अप्लाई करें। अब बात आई कि सेक्शन 112 में क्या कहा गया। तो सेक्शन 112 में बेसिकली ये कहा गया है कि आप जो टैक्स पे करेंगे वो टैक्स आप पे करेंगे विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन क्या है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन।
फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उस पर अगर हम टैक्स पे करेंगे अंडर सेक्शन 112, तो बस हमें इतना देखना है कि हम वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं या फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे। तो हम देखेंगे इंडेक्सेशन बेसिकली एक बेनिफिट है जो हम लेते हैं जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पे करते हैं अंडर सेक्शन 112। तो अगर मान लीजिए हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो ऐसे में हमें टैक्स देना होता है 20% अंडर सेक्शन 112। और अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो हमें टैक्स पे करना होता है 10%। हालांकि तीनों ही सेक्शन 111A, सेक्शन 112A और सेक्शन 112 को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पर मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आई होप कैपिटल गेन हेड में आपको कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली आपको देखना है कि कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर हुई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो ऐसे में जो गेन अराइज होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा तो हमें ऐसे में देखना है कि सेक्शन 112A एप्लीकेबल होगा या फिर सेक्शन 112 एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली उसी सेक्शन के अंदर हम जो है टैक्स ट्रीटमेंट जो है अप्लाई करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर वे में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A तो ऐसे में हम सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम यहां डिस्कस करेंगे सेक्शन 111A को जो बात करता है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर टैक्स है तो ही सेक्शन 111A अप्लाई होगा। तो कहा गया वेयर द टोटल इनकम मींस ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में जब इनकम अराइज होगी अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वो आपकी सेक्शन 111A में जो है टैक्सेबल होगी। और कौन सी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट? फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन इक्विटी शेयर्स in a company or a unit of an equity oriented fund or a unit of business trust। तो बेसिकली इक्विटी शेयर्स की यहां पर बात की गई। अगर कैपिटल गेन हेड में कोई इनकम अराइज हुई है, कौन सी इनकम? ऑन दी ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था जो वर्ड यूज किया जाएगा वो वर्ड यूज किया जाएगा ट्रांसफर। कैपिटल गेन हेड में सेल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, वहां पर वर्ड यूज होगा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर किस चीज का? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है? इक्विटी शेयर्स, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स। और अगर वो म्यूचुअल फंड है तो ऐसे में इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। तो ये अगर आप सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं और इस पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर सेक्शन 111A एप्लीकेबल होगा। इनके अलावा अगर और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर सेक्शन 111A अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्या है? इक्विटी शेयर्स है, उनको आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और वो जो इक्विटी शेयर्स है वो कौन से हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ऐसे में उन पर जो गेन अराइज होगा उस पर आप टैक्स पे करेंगे अंडर सेक्शन 111A। उसके बाद यहां पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर कहा गया द transaction of sale of such equity share or unit is entered into on or after the date on which chapter 7th of the finance act number 2 2004 come into force। तो आज की डेट में ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली जो 2004 के अंदर जब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर सेक्शन 111A लाया गया तो इन दैट सिचुएशन जो है उस समय के लिए ये जो क्लोज है एंटर किया गया था कि कोई भी जो इक्विटी शेयर्स के ट्रांसफर है, जो सेल है, वो जो फाइनेंस एक्ट
2004 आने के बाद जो सेल और ट्रांसफर होगी उस पर सेक्शन 111A अराइज होगा, उससे पहले सेक्शन 111A अराइज नहीं होगा। तो आज की डेट में हमारे लिए ये जो सब क्लोज है ये इररेलेवेंट है। उसके बाद कहा गया सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो आपने देखा होगा जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने वर्ड यूज किया था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और आप देखेंगे सबसेक्शन 1 में लिस्टेड वर्ड यूज नहीं किया गया। वो रीजन ये है कि आप सब क्लोज बी को जब रीड करते हैं तो उसमें कहा गया है कि वो इक्विटी शेयर्स जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको बोलते हैं एसटीटी पे किया गया हो। तो एसटीटी जो पे किया जाता है वो पे किया जाता है इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कौन से शेयर होने चाहिए, लिस्टेड इक्विटी शेयर होने चाहिए। तो वो शेयर जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्जेबल है उन्हीं पर सेक्शन 111A अराइज होगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा शेयर, कोई ऐसा इक्विटी शेयर जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, तो क्या उस सिचुएशन में सेक्शन 111A अराइज होगा? द आंसर इज नो। आपने देखा होगा बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज होती है जहां पर शेयर ट्रांसफर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में सेक्शन 111A एप्लीकेबल नहीं होगा। The tax payable by the SSC on the total income shall be the aggregate of। तो टैक्स कैसे निकाला जाएगा? जितनी इनकम आपकी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर करने से हुआ है उस पर तो आपको 15% का टैक्स पे करना है। कितना? 15% का। और बैलेंस जो अमाउंट है उस पर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको दो ही बात देखनी है, या तो वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग हो तो उस पर 15% का टैक्स पे करना है अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर उसके अलावा और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। तो बैलेंस इनकम के लिए कहा गया द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द बैलेंस अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम एज इफ सच बैलेंस अमाउंट व द टोटल इनकम ऑफ द एसेट। तो उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटाने के बाद जो बाकी इनकम रह जाती है उस पर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिकली सेक्शन 111A के अंदर कहा गया है। उसके अलावा यहां पर कहा गया है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल और हिंदू अनवेडेड फैमिली बीइंग ए रेजिडेंट व्हेन द टोटल इनकम as reduced by such short term capital gain is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, then short term capital gain shall be reduced by the amount by which the total income so as to reduce fall short of the maximum amount which is not chargeable to income tax, and the tax on the balance amount of short term capital gain shall be computed at the rate of 15%। तो यहां पर बेसिकली क्या बात की गई है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। हमने देखा था जब हमने कैजुअल इनकम को, कौन सी इनकम? कैजुअल इनकम को हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था कि आपको बेनिफिट ऑफ स्लैब नहीं मिलेगा, बेनिफिट ऑफ स्लैब नहीं मिलेगा। बेनिफिट ऑफ स्लैब का मतलब जो एग्जम्पशन लिमिट है, जो एग्जम्पशन लिमिट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जितनी कैजुअल इनकम होगी उसी पर सीधा 30% का टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहां पर जो बात कही गई है वो बात कही गई है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A तो हम आपको बेनिफिट ऑफ स्लैब देंगे, बेनिफिट ऑफ स्लैब आपको मिलेगा। इसका मतलब जो एग्जम्पशन लिमिट है वो आपको अलाउ की जाएगी। तो एक एग्जांपल छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है। कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? अंडर सेक्शन 111A। तो यहां पर मान लीजिए उनकी 4,50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कोई इनकम उनकी नहीं है। तो ऐसे में अब कैसे टैक्स निकाला जाए?
तो ऐसे में शुरू के 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो बैलेंस रह गया 2 लाख उस पर आपको 15% का टैक्स देना है अंडर सेक्शन 111A। तो कितना टैक्स आ जाएगा? 30,000 रुपए। तो यही बात इस पैराग्राफ में कही गई है जो आपको समझ नहीं आ रही थी। अब इसको आप रीड करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एचयूएफ, कौन सा इंडिविजुअल, कौन सी एचयूएफ? रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन सा? भले ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, भले ही नॉट ऑर्डिनरी, दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। रेजिडेंट होना जरूरी है, ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि रेजिडेंट जो पर्सन है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर दिया गया है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनकी टोटल इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ऐसे में अगर वो जो टोटल इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटाने के बाद वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो जितनी एग्जम्पशन लिमिट से कम होगी उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से दिया जाए। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बेनिफिट ऑफ स्लैब किस तरह काम करता है। हालांकि और एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे किस तरह आपको बेनिफिट ऑफ स्लैब कैलकुलेट करना है। उसके बाद where the gross total income of an SSC includes any short term capital gain referred to in subsection 1, the deductions under chapter 6A, कौन सी डिडक्शन? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स है वो आपका चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर 6A में आपका सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस कवर होती हैं। वो डिडक्शंस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से अलाउ नहीं की जाएंगी। यहां पर जनरली अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे जितनी भी स्पेशल इनकम है, चाहे वो कैजुअल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, या इसके अलावा और जो स्पेशल कंडीशंस बताई गई है, आप देखेंगे वहां पर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U आपको अलाउ नहीं की जाती। इसके अलावा where the total income of an SSC includes any short term capital gain referred to in subsection 1, the rebate under section 88 shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by such capital gains। बेसिकली जो बात की गई है वो बात की गई है रिबेट अंडर सेक्शन 88। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है 88, ये सेक्शन 80C से पहले जो है इसका यूज किया जाता था, और सेक्शन 88 में भी उसी तरह की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है जो सेक्शन 80C में की गई है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग है, एन्युटीज के रिगार्डिंग है। तो ऐसे में सेक्शन 88 के तहत कुछ रिबेट दी जाती थी इनकम टैक्स में से। जैसे हमने रिबेट अंडर सेक्शन 87A डिस्कस की थी, 12,500 रुपए तक की मैक्सिमम अलाउ की जाती है। उसी तरह सेक्शन 88 में भी कुछ रिबेट दी जाती थी, और वो जो रिबेट दी जाती थी उसके रिगार्डिंग कहा गया था कि अगर आपकी टोटल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है, कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? जो अंडर सेक्शन 1118 टैक्सेबल है, तो आप क्या करेंगे? उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेस करेंगे, और ये जो बैलेंस इनकम आएगी इस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और इस टैक्स में से आपको जो है रिबेट अंडर सेक्शन 88 अलाउ की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोविजो इंसर्ट किया गया, या ये जो सबसेक्शन 3 जो है, ये बेसिकली कह रहा है कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो टैक्स लगेगा उसमें से हम रिबेट अंडर सेक्शन 88 अलाउ नहीं करेंगे। तो where the total income of an SSC includes any short-term capital gain referred to in subsection 1, the rebate under section 88 shall be allowed from the income tax on the total income reduced by such capital gain। तो टोटल इनकम में से ये कैपिटल गेन रिड्यूस करने के बाद, लेस करने के बाद
जो इनकम टैक्स आएगा उसमें से वो रिबेट आपको दी जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स होगा उसमें से आपको रिबेट अंडर सेक्शन 88 नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर डेफिनेशंस आपको दी गई है। एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन जब किसी सेक्शन के तहत कोई टर्म यूज की जाती है और उस टर्म को क्लैरिफाई करना हो, उस टर्म के बारे में बताना हो, तो एक्सप्लेनेशन का यूज किया जाता है। तो ऊपर हमने देखा था वर्ड यूज किए गए इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो ऐसे में इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दी गई कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड shall have the meaning assigned to it in the explanation to clause 38 section 10। तो सेक्शन 10 क्लोज 38 के तहत जो डेफिनेशन दी गई है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, वही डेफिनेशन यहां पर ली जाएगी। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका पैसा दूसरी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दो तरह के बेसिकली म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड। जो लोगों का पैसा है वो म्यूचुअल फंड अगर कंपनीज की जो इक्विटी है उनके अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहलाते हैं। और अगर मान लीजिए वो कंपनीज के डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो डेट ओरिएंटेड फंड्स कहलाते हैं। तो सेक्शन 111A के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स जो इंक्लूड किए गए हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका मतलब अगर कोई डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उस पर अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर आपको जो है स्लैब रेट के ही अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, आपके ऊपर जो है सेक्शन 111A अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा यहां पर एक और बात आती है कि सर ये जो स्पेशल टैक्सेशन है, ये जो स्पेशल टैक्स रेट्स है, इससे हमें फायदा होता है या नुकसान होता है? तो सर दोनों ही बातें हो सकती हैं, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। फायदा कैसे हो सकता है और नुकसान कैसे, पहले हम बात करते हैं नुकसान कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि 4.5 लाख रुपए का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15% का टैक्स लगना है। तो हमने देखा बेनिफिट ऑफ स्लैब मिला हमें 2,50,000 रुपए का, और नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पर हमें टैक्स पे करना पड़ा 15%। और अगर मान लीजिए ये स्पेशल इनकम नहीं होती तो हमें टैक्स पे करना पड़ता 5%। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स पे करना होता है। अब मान लीजिए हमारी इनकम होती 9.5 लाख रुपए। कितनी होती? 9.5 लाख रुपए। हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 9.5 लाख रुपए। तो ऐसे में आप देखोगे कि 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स निकालें तो अगले 2,50,000 रुपए पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 12,500 रुपए, और अगले 4.5 लाख रुपए पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 90,000 रुपए। तो हमारा टैक्स हो गया 1,12,500 रुपए। लेकिन अब हम देखते हैं कि सेक्शन 111A अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो 2,50,000 रुपए तक तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना, और बैलेंस जो इनकम रह गई, बैलेंस इनकम आपकी रह गई कितनी? 6.5 लाख रुपए आपकी इनकम यहां पर रह गई है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए पर 15% का टैक्स पे करना होगा, और वो आपका आ जाता है 1,05,000 रुपए। तो आप देखिए अगर हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है तो हमें स्पेशल टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिलता है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमें स्पेशल टैक्स रेट्स के अंदर नुकसान होता है। तो इसलिए ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और ये आपके लिए जो है लॉस मेकिंग भी हो सकती है। तो उसके अलावा जो है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हमने डिस्कस कर लिया है। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मींस जो आपके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो है, वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। इन पर जो आप ट्रेड करते हैं स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, उन पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। अलावा एक और बात हमारी यहाँ पर रह जाती है कि मान लीजिए आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, शेयर्स के अंदर डील करते हैं, और ऐसे में अगर उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज होता है तो सेक्शन 111A के तहत टैक्सेबल होगा।
तो उसमें कंडीशन रखी गई थी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए आप जो है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन क्लोज बी शैल अप्लाई। क्लोज बी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्लोज बी में जो बात कही गई थी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होने की, वो अप्लाई नहीं होगी टू ए ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज located in any international financial service center and where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency। तो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है आउटसाइड इंडिया, जो लोकेटेड है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और जहां पर जो अमाउंट है पेड और पेबल वो है इन फॉरेन करेंसी, तो इन दैट सिचुएशन जो है क्लोज बी अप्लाई नहीं होगा, और अकॉर्डिंगली जो है आपको जो टैक्स पे करना होगा वो पे करना होगा अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 111A जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग बेसिकली कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1, जो बेनिफिट ऑफ स्लैब मिलेगा वो किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही मिलेगा, और वो क्या होने जरूरी है? रेजिडेंट होने जरूरी है। नंबर 2, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको अलाउ नहीं की जाएगी। हालांकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिलेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 88 नहीं मिलेगी फ्रॉम दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो यहाँ पर हमारा जो स्पेशल पार्ट था अंडर सेक्शन 111A का वो कवर हो जाता है।